1947 में आज़ाद भारत के बाद जब भारत की प्रस्तावना संविधान के रूप में लिखी जाने लगी और जब संविधान पूर्ण हुआ तो आज़ाद भारत का जो गणतंत्र व्यवस्था लागू हुई 1950 में। और ठीक जनवरी के बाद 15 मार्च 1950 को देश की जनता को विकास के मुहाने पर ले जाने के लिए जो व्यवस्था की गई वो हमारे यहाँ उसका नाम है, उसका एक योजना आयोग का गठन किया जाता है। भारत सरकार योजना आयोग का गठन करने के माध्यम से इस देश में जो लगभग वर्षों वर्षों तक गुलामी का दंश, यहाँ का नागरिक, यहाँ की आर्थिक स्थितियाँ पूरी तरह चरमरा गई थी, उसे कैसे हम जो है सुदृढ़ करें और धरातल पर एक एक जनता को विकास के मूल धारा में जोड़ने का काम किया जाए। वो योजना आयोग ही थी। उसका मूल उद्देश्य था विशेष रूप से पंचवर्षीय योजना बनाकर विकास दर को गति प्रदान करना, उसके साथ ही देश के संसाधनों का आकलन करना, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, योजनाओं के लिए संसाधन आवंटन करना और योजनाओं का आवधिक मूल्यांकन कर जो उसमें समय समय पे जोड़ना और घटाना उसको करना, जिसका चेयरपर्सन देश का जो जनमत के माध्यम से देश का सबसे मूल जो है प्राथमिक सदस्य के रूप में भारत का प्रधानमंत्री होता, वो उसे व्यवस्था की गई थी। निश्चय ही यह योजना आयोग पंचवर्षीय योजना के माध्यम से लगातार आगे बढ़ती रही और देश तरक्की के मुहाने की ओर बढ़ता रहा। और जिस पंचवर्षीय योजना में सबसे महत्वपूर्ण योजना आयोग का उद्देश्य था देश का नेशनलाइजेशन, देश का राष्ट्रीयकरण करना, सार्वजनिक संस्था को बनाना, छोटे छोटे जो उद्योग कंपनियां आज़ाद भारत के पहले थे उन्हें सामूहिक ताकत देकर एक आज़ाद भारत में नेशनलाइजेशन पैदा करना, लोगों में एकता बंधुत्व का भाव पैदा करना और विशेष रूप से सामाजिक संरचना में लोगों को जो है समानता समता का एक अधिकार के माध्यम से आगे ले जाना था। इन्हीं के आधार पर सार्वजनिक संस्थाओं का एक गठन हुआ और सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से जो देश की तरक्की हुई किसी से कोई छिपा नहीं है। निश्चय ही देश आगे लगातार बढ़ता रहा, लेकिन वो 80 का दशक जब आगे की ओर बढ़ा, पूरी दुनिया में एक आर्थिक चुनौतियों का दौर चल पड़ा। और जब पूरी दुनिया को आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो विश्व बैंक का बहुत बड़ा एक नाम आता है, एक रोल आता है। और विश्व बैंक के दबाव में धीरे धीरे भारत की पार्लियामेंट में भी कहीं न कहीं एक नीतियों में बदलाव शुरू हो गया। और वो 90 के दशक आते आते 1991 में देश में जो है उदारवादी नीति का एक नीति बनती है। और उदारवादी नीति ने दो तरह से जन्म देता है, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, जिसका अगर हम संक्षिप्त में लें तो निश्चय ही उदारीकरण महत्वपूर्ण रूप से जो है निजीकरण को और ग्लोबलाइजेशन पर वैश्विक स्तर पर निजी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए एक मूलभूत कारण होती है। उदारीकरण के पहले जो सार्वजनिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण रोल था उसका आज भी वही रोल है कि किसी भी संस्था का मूल उद्देश्य कल्याणकारी कार्य होता है और कल्याणकारी जनहित, समता, समानता, बंधुत्व के साथ ही जिस उद्योग में काम कर रहा है उसके हितों के साथ आम जनमानस के हितों की सुरक्षा और आम जनमानस को बेहतर सेवा देने का कार्य रहा। लेकिन उदारीकरण नीति के बाद जैसे ही देश में निजीकरण व्यवस्था लागू हुई और उसी के आसपास भारत में 1987 में आप देखे होंगे कि अगर देश की तरक्की का आधार शिक्षा और चिकित्सा है तो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी विशेष रूप से 1987 जो भारतीय ग्रामीण चिकित्सा चिकित्सा एवं जो है स्वास्थ्य का नीति बनी, संशोधन नीति बनी, उसके कारण देश के कोने कोने में चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पे निजी जो है आपके हॉस्पिटल से छोटी छोटी संस्थाएं डेवलप हुई। आज हम जब उदाहरण के रूप में देखते हैं आंकड़ा तो लगभग 15 लाख छोटे छोटे अस्पतालों या आपकी छोटी छोटी चिकित्सीय संस्थाओं को जोड़े पूरे देश में 15 लाख से अधिक चिकित्सीय संस्थान हैं, उनमें 12 लाख से ज़्यादा निजी संस्थान हैं। हम आगे आएंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में जाने पे क्या लाभ और क्या नुकसान है, लेकिन मैं भी संक्षिप्त में इतना बताना चाहूँगा, कहीं न कहीं निजीकरण की ओर जो भी प्रयोग हुए हैं हम उसके एग्जाम्पल के साथ आपके बीच में देंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो और चाहे वो बिजली उद्योग के क्षेत्र में हो या आज लगातार अन्य विभागों में रेलवे, BSNL इत्यादि में चल रहा है। कहीं न कहीं आम जनमानस को जो उद्देश्य था कि उसको धरातल से उसको सार्वजनिक क्षेत्र में जो उसका मकसद था विकास के पैमाने से जोड़ना,
वो कहीं न कहीं अब विषमता की खाई या एक जो समता समानता की खाई लगातार बढ़ती जा रही है, और जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही रह जाएगा। ऐसी हालात आगे बढ़ रही है। मान्यवर 1991 के बाद पूरे देश में जब प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से हावी होने लगा, मैं बिजली उद्योग से आता हूं, चूँकि मैं बिजली के बारे में पहले बताऊंगा, लेकिन आपकी पूरी देश में जो है शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में जहां निजी संस्थाएं हावी होने लगी, वहीं आपका ग्लोबलाइजेशन का भी दौर प्रारंभ हो गया। और 2000 आते आते पूरे देश की पार्लियामेंट में बिजली के उद्योग में तो एक कानून पारित करके विद्युत सुधार नीति पालन करते हैं। विद्युत सुधार नीति 1999 के माध्यम से उनका ये सपना था कि देश के कोने कोने में जो बिजली के उपभोक्ता है उन्हें बेहतर उपभोक्ता सेवा दी जाएगी। बिजली के क्षेत्र में बढ़ रहे घाटे को कम करके कहीं न कहीं उनका उद्देश्य था कि सार्वजनिक संस्थाओं को जो फेल हो रही है उसे सुदृढ़ किया जाएगा। मैं जब परिभाषा पढ़ रहा था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में, तो सीधा सीधा निजी क्षेत्र का परिभाषा ही लिखा है कि जहां सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाती है या सेवा देने में फेल हो जाती है, तो वहां निजी क्षेत्र के माध्यम से उसे आर्थिक सहयोग करके उस सार्वजनिक क्षेत्र की जो सेवा को बेहतर करना, और जो उद्देश्य जनता के लिए सरकार लोकतंत्र में चुनी गई है उसे लोकहित में बेहतर सेवा कैसे दी जाए। लेकिन यह सपना ही रहा। आज पूरे देश का आंकड़ा उठाएं तो 90 के दशक से लेकर लगभग 30 सालों में निजी क्षेत्र का व्यापक प्रयोग करने के बाद भी मात्र 10% ही निजी क्षेत्रों का कहीं न कहीं एक तरह से भागीदारी हो पाई। अभी भी 90% भागीदारी नहीं है। उसके मूल कारण क्या हैं, क्या नहीं, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि निजी संस्थाओं को जिन्हें सरकार बिल्कुल सब्सिडी देती है, इक्विटी फ्री करती है और तमाम ऐसे संसाधन देने के बावजूद आज जो उसका उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। और उसके कई ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जहाँ जहाँ निजी क्षेत्र में सेवाएं दी गई वहाँ पूरी तरह से विफल रही। अगर ऊर्जा के क्षेत्र में देखा जाए तो 2000 के दशक में ही आपके उत्तर प्रदेश में आपका बिजली बोर्डों का विघटन हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश के कोने में बाहर, चाहे बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य प्रदेशों महाराष्ट्र में भी निजीकरण के प्रयोग किए गए। मैं नाम लेते हुए आपके सामने रखूंगा कि मध्य प्रदेश में उज्जैन, सागर और ग्वालियर में कुछ जगहों पे बिजली के क्षेत्र को निजी हाथों में दी गई। वहीं बिहार में गया, भागलपुर, समस्तीपुर में दिया गया। महाराष्ट्र में औरंगाबाद और नागपुर में, और उड़ीसा में तो ऑलरेडी 1999 में कंप्लीट बिजली के क्षेत्र को टेक ओवर करा के निजी हाथों में दी गई। मैं उन छोटे छोटे जगहों का नाम नहीं लूँगा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार में तो जो संस्थाएं काम कर रही थी पूरी तरह से फेल होके भाग गई। एक बार ऐसा भी अवसर आया जब आपका मध्य प्रदेश में विशेष रूप से जो वहाँ पर जो उज्जैन है वहाँ पर जो है टाउन एरियाज में निजी संस्था को दी गई थी, और व्यापक आंधी तूफान आया तो पूरी अस्त व्यस्त हो गई व्यवस्था और वहाँ की कंपनी भाग खड़ी हुई। सरकार को सार्वजनिक क्षेत्रों में ही सेवा देने के लिए अपील करना पड़ा। वहीं 1999 में अगर किसी से छिपा नहीं है, प्राकृतिक आपदा जब उड़ीसा में आया, हुदहुद नामक तूफान जिसका नाम बहुत ही चक्रवाती तूफान था, पूरा उड़ीसा या चक्रवाती तूफान के कारण समुद्री किनारे के जो भी प्रदेश थे भारी तबाही का मंजर था। और उस समय पूरे आर्थिक स्थिति तो प्रदेशों की वहाँ चरमा रही थी। बिजली की हालात चूँकि ओवरहेड सिस्टम ही हुआ करते थे, उस समय अंडरग्राउंडिंग की इतनी व्यवस्था नहीं थी, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी। देश की नहीं दुनिया की बहुत ही रिप्यूटेड अमेरिका की वह प्राइवेट संस्था जिसे उसे निजी हाथों में दे के बिजली देना था, वो हाथ खड़ा करके गई। उसने कहा कि मेरे पास ये मेंटेनेंस का काम रनिंग सिस्टम पे है, हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए मेरे पास न रिसोर्सेस है न मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है। मेरा काम जनहित नहीं, मेरा काम है इस व्यवस्था में लाभ कमाना था। और वो भाग खड़ी हुई, पूरा उड़ीसा अंधकार में था और सरकार को अपील करना पड़ा, जो निजी संस्थाओं को पुनः ले जा करके सार्वजनिक क्षेत्र में लाना पड़ा और वहाँ बिजली बहाल हुई। मेरा कहने का उद्देश्य इतना ही था कि निजी संस्थाएं जहाँ भी आई कहीं न कहीं पूरी तरह से विफल हुई। इन उदाहरणों के साथ ही आप तमाम यहाँ विद्वतजन हैं, शिक्षा के क्षेत्र में से भी लोग हैं, चिकित्सा से भी हमारे कई साथी हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में भी हैं। अगर बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण न हुआ होता, मान्यवर, निश्चय ही आज़ाद भारत के पहले छोटे छोटे गांवों में
अगर कस्बों में लोग जो है उधारी लेते थे देते थे, उसका कितना लाभ और मुनाफा और विकास की गति में उसका कितना योगदान है रहा है, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जब आज़ाद भारत के बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो पूरे देश में एक आज़ादी के बाद तरक्की हुई। और आज आप देखिए, जब शुरुआत में लोग, हमें तो खुद भी, मैं जब शिक्षा कर रहा था तो बगल से कोई जो है बजाज या स्कूटर लेकर निकल जाता था तो हम लोग चूँकि साइकिल को हाथ से पंचर बिगड़ जाती तो अपने हाथ से बनाते थे। ये सोचा करते थे कभी इस पे बैठने का अवसर मिलेगा भी कि नहीं। लेकिन निश्चय ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के कारण आज कोई भी आदमी, एक सामान्य आदमी भी, वो चाहे तो कभी कोई ये सपना नहीं है 4 चक्के की गाड़ी खरीदने के लिए भी बिल्कुल कहीं न कहीं ये आज़ाद भारत में तमाम नीतियों के कारण रहा। मैं इन सब चीज़ों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज जिन क्षेत्रों में निजीकरण हुआ वो बुरी तरह से तबाह हुए। मैं कंपैरेटिवली कहता हूं कि आज कोविड-19 का जो महावैश्विक चल रहा है, हमारे मिश्रा जी कहते हैं हम कोविड-19 को तो नहीं मानते, लेकिन देश और प्रदेश में रह रहे हैं, सरकार की नीतियां हैं, कहीं न कहीं इससे हम लोग सफ़र कर रहे होते हैं। और मैं एक उदाहरण के रूप में दूं कि जब मार्च में पूरे देश में लॉकडाउन का पूरा था, पूरे देश में मंजर, और दुनिया में अमेरिका, स्पेन या स्विट्ज़रलैंड जैसे बहुत डेवलप कंट्रीज की हालात ख़राब थी, तो उस समय सारी की सारी निजी संस्थाएं घरों में दुबक पड़ी थी। सड़कों पे कौन दिख रहा था? यही सार्वजनिक क्षेत्र के लोग, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो मास्टर हों, चाहे वो पुलिस हों, चाहे वो प्रशासन हो। और इन सब का लॉकडाउन का पालन कराने में अगर महती रोल हो, आप अन्यथा मत लेना, मैं बिजली से हूँ, लेकिन बिजली के लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा। अगर बिजली की लाइन न चलती रहती, घरों में पंखा और कूलर न चलता होता, फ्रिज से पानी न मिलता होता, और उस समय तो बड़ा अच्छा अवसर मिल गया था। कई ऐसे जो है टेलीविज़न पे भी आप देख रहे होंगे कि कार्यक्रम आ रहे थे, उन सब का अगर आपने आनंद लिया